this course, Advanced Research Methods. In this course, actually, we will discuss about the research, the scope of the research, the aim of the research, and the various types of the research. And we will discuss about that how the research is most important and why the research is crucial for you people, especially when you are a student and you are in early semester, you are in just second semester. So what is the role of the research in your career and in your study? So these are the basic aspects of this subject. So I will try to use my mixed methodology. तो थोड़ा सा हम जो है वो रिसर्च को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो वी विल ट्राई टू कवर अप द सम बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च, क्योंकि जब हमारा बेसिक फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी तो बाकी चीज़ें जो है वो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो कीप इट इन माइंड कि ये जो चीज़ें हम जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो पीपल हैव टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अदर सोर्सेज, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड द बुक ऑफ उम्मे सकरन. You have to follow that book. The course outline will be shared in your WhatsApp group. So coming to the point, first of all, we know that what is research. The word research is actually consist of the two parts. One is re and other is search. So word research means, re means again and again. री मीन्स अगेन एंड अगेन. जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम कहते हैं ये रीअपेयर है, ये रिपेयर है, ठीक है। अगेन एंड अगेन हम उस काम को कर रहे होते हैं. और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, ठीक है, किसी चीज को तलाश करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिसर्च. तो जब हम एज अ स्टूडेंट, एज अ साइंटिस्ट, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रॉब्लम को जब बार बार फाइंड आउट करते हैं, डिग आउट करते हैं, उसका हल तलाश करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और रिसर्च का मतलब ये है कि एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका हल आपने तलाश करना है, तो हर टाइम जब आप उसको रिसर्च करोगे तो एक नए एंगल को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भी नई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट या कैसे बेटर है अदर देन द प्रीवियस टेक्नोलॉजी, तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. हम उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, हम देखेंगे उसके बेनिफिट्स को, उसके यूज को और उसकी एडवांसमेंट को. कि जैसे लेट वी कंपेयर द डीप सीक एंड जेमिनाई, ठीक है। अब जेमिनाई जो है वो उससे पहले आया था, डीप सीक बाद में लॉन्च हुआ. तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो अब जब हम इस मैटर को रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो जेमिनाई है उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज हुए हैं, डीप सीक ने ना सिर्फ उन एल्गोरिथम्स को यूज किया है बट उसने लॉजिक्स को साथ ऐड किया है. अब जब कोई चीज आप डीप सीक पे सर्च करते हो या कोई चीज आप जेमिनाई से सर्च करवाते हो, तो एक तो ये क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनीज की है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की ओरिजिन से है, तो जो बेसिक डिफरेंस इसके एल्गोरिथम का है. डीप सीक आपको ना सिर्फ आंसर प्रोवाइड करता है बल्कि लॉजिक भी देता है और तमाम पॉसिबल आंसर्स आपको प्रोवाइड करता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता था, इसका आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन मैंने ये आंसर बेस्ट आंसर चूज किया है और उसकी लॉजिक साथ प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डीप सीक. बट जेमिनाई में ऐसा नहीं है. जेमिनाई में आप चीज ऐड करते हो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डेटा. जो आपने उसको प्रोवाइड किया हुआ है उसी को वो रीड करता है, अपने आप को ट्रेन करता है और ट्रेन करने के बाद आपको उसका आंसर प्रोवाइड करता है. तो साइंटिस्ट जो है वो हमेशा क्या करते हैं, चीज़ों के अंदर इनोवेशन या इंप्रूवमेंट लेके आते हैं. चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, चाहे वो सर्विस डिज़ाइन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसको इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट मॉडल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं R&D. क्या कहते हैं? R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो दिस पोर्शन विच इज द रिसर्च, दिस पोर्शन एक्चुअली प्रोवाइड व्हाट? डेटा. जो रिसर्च है वो आपको डेटा प्रोवाइड करती है कि अगर आप जो है वो किसी
भी फिनोमिना को, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहे हो या उसको आगे लेके जाना चाह रहे हो या उसको इनोवेट करना चाह रहे हो, उसके अंदर नई चीजें ऐड करना चाह रहे हो, तो किस बेस के ऊपर आप वो नई चीजें ऐड कर सकते हो, तो वो होता है डेटा। और वो डेटा आपको कहां से मिलता है? वो आपको रिसर्च से मिलता है। ठीक है, जब आप किसी चीज को फाइंड आउट करोगे, उस पर काम करोगे, तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट उसके नजर आएंगे। सो दिस इज द बेसिक एक्चुअल फिनोमेना ऑफ द रिसर्च एंड दिस इज द रीजन that why the research is important, because the research is the foundation of development, innovation. कोई भी मोबाइल का मॉडल अपडेट होता है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च की बेस के ऊपर भी डिजाइन को डेवलप किया जाता है। So this is the difference between the research and development. Research is about the data and development is about the design. आपने डेटा को सर्च किया, सर्च करके आपने रीजंस निकाली, गैप आइडेंटिफाई किया और उसको गैप को देखते हुए आपने नई प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, उसके अंदर नया फीचर ऐड कर दिया, ठीक है, उसके अंदर नया डिजाइन ऐड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज हाउ रिसर्च प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर? So this is the research. So phenomena of the research is actually to find out the things or the knowledge again and again, to process, to develop the new product and innovation. So there are basically two types of the research. One is qualitative and one is quantitative. Two basic schools of thoughts of the research. One is quantitative research. Another is qualitative. So what is the difference between quantitative and qualitative? So the word quantitative, quantity, the word quantitative derived from the quantity. Quantity means numbers. If we are doing the research in the form of numbers, so that research is called quantitative research. ऐसी रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जब फाइंड आउट करते हैं और जब हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास डेटा नंबर्स की शक्ल में मौजूद होता है। हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं, एक सर्वे क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर हम पॉसिबल आंसर्स के ऑप्शंस रखते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 5, जिसे हम लिकर्ट स्केल बोलते हैं। ठीक है, और लोगों से हम सवालों के जवाब लेते हैं उन नंबर्स की शक्ल में, और उन नंबर्स को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द लिकर्ट स्केल। 3 तरह का लिकर्ट स्केल होता है, ठीक है, 3rd, 5th और 7th, यानी कि 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 7 पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं उनके ऊपर, तो जब हम नंबर्स की शक्ल में डेटा लेके उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, नंबर की शक्ल में उसकी एनालिसिस होती है और डाटा कलेक्शन भी हमारे पास नंबर्स की शक्ल में आती है। लेट्स से हमने एक पॉपुलेशन ली, उसके अंदर सैंपल्स हमने लिया, सैंपल से हमने डेटा कलेक्ट किया, वो पूरा प्रोसेस हम आगे सर्च करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, जब पहले से हमारे पास डेटा मौजूद होता है तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि इंपीरिकल रिसर्च भी आपकी इसी चीज में आती है। The second type of the research is called qualitative research. So qualitative means quality. Qualitative research में बच्चों आपके पास numbers या data मौजूद नहीं होता है. You have to find out the problem and you have to find out the reasons of that problem. यानी कि आपने let's say हमने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, एक कंपनी ने रिसर्च की कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज एक दूसरे को बेयर नहीं करते, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ अपने गोल्स शेयर नहीं करते, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डैमेज हो रही है। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयज का आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है। अब इसकी कोई बुनियादी वजह नहीं पता हमें। लेट मी क्लियर, अगर हम ये देखें कि आजकल भागलपुर के अंदर गला खराब होना, बुखार होना, एक पूरा जो है ना एक वबा आई हुई है। ठीक है, जिसे पेंडेमिक हम कहते हैं, लेट्स से जैसे कोविड-19 आया था, तो इसकी कोई पॉसिबल रीजंस नहीं थी हमारे पास कि किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ा।
ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास नंबर्स तो थे नहीं, तो फिर इस मेथड को अपनाया गया जिसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसकी दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है डिडक्टिव अप्रोच, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच। क्या होती है? डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है। अब डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि बड़े कैनवस से शुरू होकर छोटे माइनर कैनवस की तरफ जाना, इसे हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, नहीं मिला, डिडक्ट कर दिया। दूसरे की तरफ आ गए, रिजल्ट मिला, ठीक है, नहीं मिला, डिडक्ट कर दिया। तो पॉसिबल रीजंस को जब हम निकालते जाते हैं और स्पेसिफिक रीजंस की तरफ आते जाते हैं, तो ऐसी अप्रोच को हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। दूसरी हमारे पास इंडक्टिव अप्रोच है, वो क्या होता है? स्पेसिफिक टू द जर्नल। ठीक है। पहले हमने पढ़ी जनरल टू स्पेसिफिक और दूसरी स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये कहाँ होता है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, जहां पे नंबर्स नहीं होते, जस्ट फैक्टर्स होते हैं। रीजंस, पॉसिबल रीजंस होती हैं, उनकी लिस्ट बनती है और वन बाय वन हम रीजंस को चेक करते हैं। क्या इस प्रॉब्लम की ये वजह है, इस प्रॉब्लम की ये वजह है। जैसे हमने कहा कि हमने भावलपुर के रीजन में गला खराब होने के बहुत ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब डॉक्टरों को ये बात समझ नहीं आ रही थी इसकी पॉसिबल रीज़न क्या है। हम खुद से सोच रहे थे कि शायद खुश्क सर्दी इसकी रीज़न है। कुछ लोग कह रहे थे कोई वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ लोग कह रहे थे खट्टी चीज़ें खाने से ये हो रहा है, कुछ लोग कह रहे थे सर्दी लग रही है, कुछ लोग कह रहे थे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो गया। अब ये सारी पॉसिबल रीजंस हैं, लेकिन कोई नंबर नहीं है। ऐसी है ना। तो फिर इसका मतलब क्या है? वी हैव टू चेक दीज रीजंस कि क्या इनमें से कौन सी वैलिड रीजन है और कौन सी वैलिड रीजन नहीं है। तो जब हम वन बाय वन इन रीजन को टेस्ट करते हैं, तो वो रिसर्च की अप्रोच हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। यहाँ पे हम ग्राउंडिंग थ्योरी यूज करते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब पहले फाउंडेशन बनाते हैं, पॉसिबल रीजंस को आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट बनाते हैं और वन बाय वन हम उन रीजंस को चेक करते हैं और फिर हम उस पॉसिबल रीजन पे पहुंचते हैं कि नहीं, इस वायरल इन्फेक्शन की जो वजह थी वो मौसम या हवा के अंदर मौजूद पोल्यूशन था। ठीक है, जो कि बारिश ना आने की वजह से हवा में मौजूद था और वो इनहेलेशन की वजह से हमें जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो जब हम इस सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, दैट विल कार्ड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च। तो ये दो बेसिक मेथड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर होगी बात यहां तक? इसके बाद रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालना है तो रिसर्च के बगैर नहीं निकाल सकते। ठीक है। किसी नई चीज को एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी। इनोवेशन करनी है, रिसर्च करनी पड़ेगी। डिजाइन चेंज करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी। कस्टमर मार्केट को चेक करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी। कस्टमर का टेस्ट चेक करना है, उसकी सेटिस्फेक्शन चेक करनी है, डिमांड चेक करनी है, रिसर्च करनी पड़ेगी। प्राइस सेट करनी है किसी प्रोडक्ट की, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने, अगर कोई भी जिंदगी में काम आपने करना है, चाहे आप डिजाइन चेंज करने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, आप डेवलपमेंट करने जा रहे हो, इनोवेशन करने जा रहे हो, कोई नई चीज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपकी चीज जो काम आती है वो रिसर्च। सो दिस इज द रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। एकेडेमिया में एज अ स्टूडेंट आपके लिए रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसर्च ही वो चीज है जो आपको एडवांस नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है। कोई लेक्चर आप लेने जा रहे हो, उस लेक्चर की प्रिपरेशन करते हो। ठीक है। उस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए आजकल क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, यूनिवर्सल सोर्स है, इंटरनेट मौजूद है, लोग बुक्स की लिमिट से आज़ाद हो चुके। यू हैव द फ्रीडम कि आप उस कंटेंट को चाहे गूगल से सर्च करो, ठीक है, किसी जो है वो ओपन सोर्स से स्लाइड्स को देखो, किसी डिजिटल बुक को फॉलो करो। ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट्स जो है उनकी डिफरेंट डायमेंशन मिल जाती है। तो ये सारा पॉसिबल कैसे होता है? रिसर्च के जरिए। और रिसर्च करनी अगर हमें नहीं आती है तो बेटा रिसर्च का मतलब क्या है कि आज के दौर में एज अ स्टूडेंट अगर आप रिसर्च करना नहीं जानते हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक इंसान के मुंह में जुबान नहीं होती। इफ यू वांट टू टॉक विद द सर्च इंजन, गूगल से आपने बात करनी है तो यू मस्ट नो दैट व्हाट आई नीड टू टाइप। मैंने उसे क्वेश्चन क्या देना है, मैंने उससे बात क्या करनी है। आपकी कंप्यूटर की जुबान में अगर आप एआई से बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट आना चाहिए। ऐसे ही है ना। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते हो
प्रॉम्प्ट बनाना आपको नहीं आता है, प्रॉम्प्ट सर्च करना आपको नहीं आता है, तो आप एआई से कोई काम नहीं ले सकते। इसी तरह बेटा जब आप सर्च इंजन से बात करते हो, यानी कि गूगल है, कोई भी सर्च इंजन है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, उसको हम न्यूरल लैंग्वेज कहते हैं या सर्च इंजन लैंग्वेज कहते हैं। वो लैंग्वेज आपको क्या सिखाती है कि जितना एक्यूरेट क्वेश्चन आप सर्च इंजन को प्रोवाइड करोगे, उतने अच्छे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपको निकाल के सामने देगा। आप जितना आपका क्वेश्चन जनरल होगा, उतना ही आपकी जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले आएगा वो उतना ही ज्यादा जनरल होगा। अगर मैंने कंप्यूटर के किसी वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में सर्च आउट करना है, डिग आउट करना है, लेट्स से मैं बात करता हूँ विंडो 10 के फीचर्स के बारे में मैंने जाना, तो जब मैं गूगल से बात करूंगा, अगर मैं लिख दूं जी आई वांट टू नो अबाउट द विंडोज, तो सारी विंडोज का मुझे वो बता देगा। अगर मैं उसे बता दूं जी आई वांट टू नो अबाउट द विंडो 10, तो मुझे वो विंडो 10 के सारे फीचर्स बता देगा। अगर मैं उसे कहूँ जी आई वांट टू नो अबाउट द कनेक्टिविटी फीचर ऑफ द विंडो 10, तो मुझे उसके कनेक्शन यानी कि इंटरनेट की सारी जो फीचर्स है वो मुझे सामने मेरे रख देगा। अगर मैं उससे ये सिर्फ ये कर दूंगी कि आई वांट टू नो अबाउट द प्राइवेट कनेक्शन ऑफ द विंडो 10, तो मुझे प्राइवेट कनेक्शन की जो है वो डोमेन निकाल के दे देगी। ठीक है, तो ये जितना आप स्पेसिफिक वर्ड या क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उतना स्पेसिफिक आपको आंसर मिलेगा। सेम गोज टू एआई, जितना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आप बना के देंगे, जितना अच्छा करेक्टर आप उसे लिख के देंगे, जितनी आप उसकी प्रोज एंड कॉन्स की लिमिट्स बना के देंगे, उतना ही अच्छा आपको वो करेक्टर जनरेट करके देगा, उतना ही अच्छा आपका आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? जब तक आप इन चीजों को, क्योंकि आजकल के दौर में आपने बुक से भी हम चीजों को सर्च कर रहे होते हैं ना, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में आपको एज अ स्टूडेंट जो है वो चीजों को फाइंड आउट करना हो, और द ओनली वे इज द रिसर्च। बार बार आप चीजों को फाइंड आउट करें, कॉन्सेप्ट्स को बार बार आप देखें। तो इसका मतलब क्या है कि द कंक्लूजन इज दैट विदाउट रिसर्च यू आर नॉट इवन एबल टू टॉक विद द टेक्नोलॉजी, और यू आर नॉट एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बेस के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च नहीं करती है, तो ना तो वो अपनी चीजें बेच सकती है, ना वो अपनी चीजों की डिजाइन चेंज कर सकती है, ना वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन कर सकती है, ना वो अपने पेटेंट्स बना सकती है, ना वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, ना वो मार्केट का डेटा ले सकती है, ना वो अपनी डिमांड देख सकती है, ना वो मॉडर्न ट्रेंड्स देख सकती है, ना वो एनालिसिस कर सकती है। तो रिसर्च जो है वो ना सिर्फ सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो सोसाइटी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इस यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर इंसान वो जिस भी लेवल पर मौजूद है, रिसर्च उसको बेसिक रिसर्च आनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली कि रिसर्च जो है वो कहाँ कहाँ आपके काम आती है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च, कि एक जो रिसर्च है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेटा हर जो रिसर्च है उसके कुछ बुनियादी जो चीजें होती हैं वो होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च करना क्यों चाहते हो और क्या सर्च करना चाहते हो, बात समझ आई? दो चीजें मैंने बात की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एम ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट आर द रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो मेन कंपोनेंट हैं। अगर हम इसको और डिवाइड करें तो ये एक्चुअली ये रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव इसलिए बनते हैं, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम की बेस के ऊपर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनते हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं की बेस के ऊपर हम हमारे जो अगला है जो वे है, जो हम लिटरेचर लिखते हैं, जो हम मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो एक रिसर्च जो है उसका जो तरीकाकार होता है, उसको अगर जब हम डिस्कस करेंगे रिसर्च पेपर के बारे में, तो आपको पूरी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा कि रिसर्च के जो बेसिक कंपोनेंट है रिसर्च पेपर के वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताओ कि व्हाट इज द एम ऑफ माय रिसर्च, मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। क्या मैंने चीजें की एक्सप्लोर करनी है, क्या मैंने किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं ना। ठीक है, या मैंने जो है वो रिसर्च को कोई नई चीज फाइंड आउट करनी है, कोई नई चीज बनानी है, तो हमें एम ऑफ द रिसर्च पता हो, फिर उस एम के मुताबिक मुझे क्वेश्चन बताओ। लेट्स से आई वांट टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर, तो
तो मेरी रिसर्च का मकसद क्या है? टू मेजर द टीचर्स जॉब परफॉर्मेंस। ऐसे ही है ना। अब जब मैंने टीचर की जॉब परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए ना रिसर्च करने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ द डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर। ठीक है, आगे मैं लिख सकता हूं टीचिंग मेथोडोलॉजी, बेसिक स्किल्स ऑफ द टीचिंग, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर। ये पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी बेस के ऊपर मेरी परफॉर्मेंस जो है वो टीचर की जज की जाती है। तो जब मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। प्रॉब्लम क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर। एक टीचर की परफॉर्मेंस यूनिवर्सली डाउन जा रही है तो उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है? लेट्स टेक द एग्जांपल कि अगर हम एक स्कूल के टीचर की जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं कि आफ्टर कोविड-19 जो हमारा पब्लिक सेक्टर स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट कम आ रहे हैं। इसकी क्या पॉसिबल रीज़न है? ये प्रॉब्लम है ना कि टीचर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। अब इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती है? हमने ऑलरेडी रीजन फाइंड आउट की कि हो सकता है कि टीचर्स को ट्रेनिंग ना मिल रही हो सकता है टीचर्स को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना आता हो सकता है टीचर्स को जो नए टीचिंग मेथड्स है वो नहीं यूज़ करने आते, हो सकता है टीचर्स जो है वो हाइब्रिड क्लासरूम के बारे में ना जानते। ये पॉसिबल रीजंस हैं। तो ये सारे क्या है? क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? लेट्स से जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब हम रिसर्च मॉडल बनाते हैं तो उसके हम डिफरेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं बेटा, अब वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं बेसिकली। वैसे तो चार तरह के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में। एक हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जिसको मैंने टेस्ट करना है, जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट्स से मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? परफॉर्मेंस। मैंने क्या करना है कि टीचर की जॉब परफॉर्मेंस जो है वो कम क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। अब जो रीजन है वो एक्चुअली इसके साथ कनेक्ट होती है ना, ऐसी है ना। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से मैंने कहा जी एक यहाँ पे नंबर वन जो रीजन है वो है ट्रेनिंग। ठीक है, नंबर टू मैंने कहा दूसरा जो प्रॉब्लम है वो लेट्स से हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तीसरा हम कहते हैं लेट्स से जो इशू है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जो है वो इसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं या नहीं करते, ये हमने टेस्ट करना है। बात समझ आई? प्रॉब्लम मेरा क्या है? परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना। इसके पॉसिबल रीजन मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब यहां से आप देखिए क्वेश्चन कैसे ड्राइव होते हैं। माय ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, training has an impact on the job performance of the teacher, emotional intelligence has the relation with the job performance, technology has the relation with the job performance of a teacher। और अगर इसको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, क्या क्वेश्चन बनाएगा? क्वेश्चन बनेगा कि इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेनिंग एंड द टीचर्स जॉब परफॉर्मेंस, और इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ अ टीचर, और इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। ठीक है, तो ये मेरे क्या बन गया? रिसर्च क्वेश्चन बन गया। अब इन्हीं रिसर्च क्वेश्चन को ये दो तरह के वेरिएबल हमने देख लिए। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको टेस्ट करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनकी बेस के ऊपर टेस्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, तीसरे वेरिएबल जिसको हम कहते हैं जी इंटरमीडिएट या मीडिएटिंग वेरिएबल। क्या कहते हैं? मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, और चौथे होते हैं आपके मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। कौन से? मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये चार तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको टेस्ट किया जाता है। एक कंट्रोल वेरिएबल भी होता है। ये बेसिकली 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिनको रिसर्च में हम टेस्ट करते हैं प्रॉब्लम की बेस के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीडिएटिंग या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल्स। ठीक है, ये जब आगे हम डिटेल में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन में वहां पे बताऊंगा।
ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट है, ये आपका ये जो मैंने ये बनाया ना, ये इसको हम रिसर्च मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल जिसको हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं जी मेथड्स, रिसर्च मेथड्स। मैंने ऑलरेडी आपको बात की कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड रिसर्च के होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे जी रिसर्च पेपर। अब ये सारी की सारी चीजें जो है ना बेटा, जो रिसर्च हम करते हैं या जो रिसर्च हम देखते हैं वो कहाँ लिखी जाती है, कहाँ डिस्प्ले होती है, किस तरह डिस्प्ले होती है, उसका सबसे कॉमन फॉर्म है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। आप जिस भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हो, अगर आपने अपना रिसर्च वर्क शो करना है तो उसका रिसर्च पेपर लिखा जाता है, या रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, या ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं तो बेटा रिसर्च पेपर जो है हमारे पास एक्चुअली द वे टू शो योर रिसर्च और टू प्रेजेंट योर रिसर्च इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च पेपर कहते हैं। और रिसर्च पेपर जहां पब्लिश होता है उसे क्या कहते हैं, रिसर्च जर्नल, ठीक है। डिफरेंट जर्नल्स होते हैं जो आपकी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, ठीक है। और जितना अच्छा रिसर्च जर्नल का रैंक होगा उतनी आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी हाई होगी। पाकिस्तान में रिसर्च जर्नल्स को कैटेगराइज करने का सिस्टम है जिसे हम कहते हैं जी HEC का हमारा जो इंडेक्सिंग सिस्टम है। हमारे पास 3 तरह के जो मेन कैटेगरीज हैं जर्नल की, W कैटेगरी जर्नल होते हैं, Y कैटेगरी जर्नल होते हैं, X कैटेगरी जर्नल। सबसे टॉप रैंक जर्नल जो है वो W कैटेगरी होते हैं, सेकंड रैंक में X कैटेगरी और सबसे लो रैंक में Y कैटेगरी रिसर्च जर्नल्स होते हैं। तो अभी कैटेगरी किस चीज पे डिपेंड करती है, रिसर्च जर्नल्स की जो इंडेक्सिंग है वो डिपेंड करती है कि कितने लोग जो हैं वो आपके रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और आपका रिसर्च जर्नल के लोग जो है वो कितने आपके काम को साइट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं आपके रिसर्च जर्नल्स का। तो उसकी बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग होती है। कितने डॉक्यूमेंट आपने पब्लिश किए, कितने लोगों ने आपके रिसर्च को रैंक किया, कितने लोगों ने आपके रिसर्च को कोट किया, कितने लोगों ने आपके रिसर्च पेपर्स को रीड किया, कितने लोगों ने आपके रिसर्च पेपर से रेफरेंस लिया और उसको अपने रिसर्च पेपर में रैंक किया। इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो स्कोपस इंडेक्स होता है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, क्वार्टाइल रैंकिंग होती है। Q1 में सबसे टॉप टायर जर्नल आते हैं, Q2 में सेकंड लेवल के, Q3 में थर्ड लेवल के, Q4 में फोर्थ लेवल के, Q4 क्वार्टाइल्स। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, गल्फ, ये सारे रीजन में रिसर्च जर्नल्स को कैटेगराइज क्यू यानी कि स्कोपस एक डेटाबेस है जिसके ऊपर इसको कैटेगराइज करते हैं क्वार्टाइल्स में। तो जहां रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं उस पूरे जो एक सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डेटाबेस है या पब्लिशर्स हैं जो डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्कोपस है, हमारे पास एल्सवेयर है, हमारे पास JCR है, हमारे पास एमरल्ड है, ठीक है। ये डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स को होल्ड करती है। रिसर्च जर्नल को जो पब्लिश कर रहा था, रिसर्च को पब्लिश कर रहा था, वो पब्लिशर कहलाता है, जिसके बाद रिसर्च जर्नल होते हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर लिखने वाला क्या कहलाता है, ऑथर कहलाता है, जो रिसर्च पेपर लिखता है, ठीक है। और बुनियादी तौर पे रिसर्च पेपर बेटा एक रिसर्च पेपर होता है जिसे हम कहते हैं कि आपका जर्नल रिसर्च पेपर है, एक आपका रिसर्च पेपर जिसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल पेपर कहते हैं, जिसके अंदर आपने एनालिसिस नहीं करना होता, जस्ट कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना होता, उसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर कहा जाता है, ठीक है। और मेन पार्ट जो आपके रिसर्च पेपर के होते हैं उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी रिसर्च पेपर बेटा जब हम लिखते हैं तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो उसका होता है टाइटल। क्या होता है, टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। नंबर 2 abstract, number 3 introduction, number 4 literature review, number 5 research methodology, number 6 data analysis, number 7
रिसर्च कंक्लूजन या रिकमेंडेशन। ठीक है, किसी भी रिसर्च पेपर के बेटा ये 7 मेन बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर, जिसमें आप टॉपिक ऑफ द रिसर्च बताते हो। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप पूरे रिसर्च पेपर की समरी बताते हो। ठीक है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप बताते हो व्हाट इज द एम ऑफ योर रिसर्च, व्हाट आर द मेन वेरिएबल्स ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, व्हाट इज द सैंपल साइज, व्हाट इज द पॉपुलेशन, ठीक है, व्हाट इज द डाटा कलेक्शन मेथड, और व्हाट आर द रिजल्ट्स, एंड व्हाट इज द नोवेलिटी और द रिसर्च गैप ऑफ योर स्टडी। ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम बताते हैं कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और इस टॉपिक पे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। बात समझिए, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन में हम ग्लोबल एस्पेक्ट बताते हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ में हम डोमेस्टिक एस्पेक्ट बताते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में अपना रियल प्रॉब्लम बताते हैं, और फोर्थ पैराग्राफ में हम बताते हैं कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। ये एक फनल बनती है। ठीक है, जब हम 1 बाय 1 रिसर्च के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो डिटेल से मैं आपको ये चीजें बताऊँ। फिर फोर्थ पार्ट में आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। बेटा लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? प्रीवियस रिसर्च जो है जिस पे आप जिस टॉपिक पे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो प्रीवियस रिसर्च इस टॉपिक के बारे में क्या कहती है। परफॉर्मेंस के ऊपर पहले किस किसने रिसर्च की हुई है, ठीक है, ट्रेडिंग के ऊपर किसने पहले रिसर्च की हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर किसने रिसर्च की हुई है, और आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर किसने रिसर्च की हुई है पहले। तो पहला जितना भी रिसर्चेज हुई है आपके वेरिएबल्स के ऊपर, उसको आप कहाँ मेंशन करते हो? लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करते हो, इसलिए उसको लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, और लिटरेचर रिव्यू को मेंशन करने के लिखने का एक अलग स्टाइल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा जाता है, फिर उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को दिया जाता है। तो रिलेशन और हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख लेते हैं, यानी कि प्रीवियस रिसर्चेस के रेफरेंसेस दे देते हैं, फिर हम आते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी के ऊपर कि मैंने ये रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। आइदर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करूंगा या मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करूंगा तो मैंने इन वेरिएबल को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चन है, जो स्केल है, वो मैंने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, जब हम स्केल सेलेक्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चनेयर बनाने के लिए, तो मेरे पास 3 बुनियादी तरीके होते हैं बच्चों। नंबर 1, या तो मैं रिसर्च क्वेश्चन को पीछे पहले किसी ऑथर ने क्रिएट किया हुआ स्केल, उसी को मैं अपनी रिसर्च में यूज करूं, उसे हम कहते हैं अडॉप्टिव। क्या करना? अडॉप्ट कर लेना, जैसे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो अडॉप्ट कर लेना, सेम वही स्केल किसी पहले रिसर्चर ने इस्तेमाल किया, उठा के मैंने यूज कर लिया लोगों से सवाल पूछने के लिए। ये है अडॉप्टिव। दूसरा है अडेप्टिव। ठीक है, अडेप्ट करना मतलब कि किसी ने यूज किया हुआ, लेकिन किसी ने और कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ था, किसी और का ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया हुआ था, मैंने उसको उठाया और अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रॉब्लम के मुताबिक थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज किया और उस क्वेश्चन को अपने आप में यूज कर लिया। लेट्स से वही जॉब परफॉर्मेंस पहले कोई स्कूल टीचर के ऊपर चेक कर रहा था, अब मैंने यूनिवर्सिटी के टीचर की जॉब परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा? स्केल के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो वर्ड स्कूल है उसकी जगह मैं यूनिवर्सिटी यूज कर दूंगा। ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव कहते हैं। और तीसरा है, अगर स्केल मौजूद नहीं है तो मुझे एक नया स्केल बनाना पड़ेगा, जिसे हम स्केल डेवलपमेंट कहते हैं। रिसर्च स्केल डेवलपमेंट, उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो हम फिर आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी बात? फिर हमारे पास है डाटा एनालिसिस। बेटा आप जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तो जब हमने डाटा कलेक्ट किया रिसर्च मैथोडोलॉजी में, जब हमने अपनी पॉपुलेशन सेलेक्ट की, सैंपल सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने जो है वो अपना डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर के थ्रू, तो उस डेटा को हम एक्सेल की फाइल में सेव करते हैं, जो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब हम उसकी शीट बनाएंगे, डेटा शीट बनाएंगे। तो आपने क्या करना होता है? उस डाटा को एनालाइज करना होता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। उस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने कुछ वैल्यूज निकालनी होती है, जो हमें ये बताती हैं कि हमारे ये जो सवाल है
क्या ये जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ये सही है या गलत है? ये मेरा सवाल का जवाब एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ? इसके लिए हम पी वैल्यू चेक करते हैं, वो आगे मैं डिटेल से आपको, जब हम एनालिसिस के पोर्शन में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो डाटा एनालिसिस से हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या मेरा जो सवाल था वो उसका जवाब सही में आया या गलत में आया। अगर हाइपोथेसिस मेरे एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ये साबित करेगा कि वाकई ही ट्रेनिंग ना होने की वजह से परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। ठीक है, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस के साथ कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई और वजह है जिसकी वजह से टीचर्स की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। हो सकता है वो साइकोलॉजिकल ओनरशिप हो। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल ओनरशिप क्या होती है कि टीचर्स जो हैं, खासतौर पर जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अपनी जॉब को सीरियस ही ना लेते हो। वो ये समझते हो कि यार हमें तनख्वाह मिल रही है बस काफ़ी है, हमें नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, हम जो है वो क्या करें, बस आगे अपना काम करो चले जाए। उनको वो अपनी जॉब को ओन नहीं कर रहे होते, तो ये भी रीज़न हो सकती है। तो जो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, वो ओके, जो नहीं होगा रिजेक्ट होगा, उसकी जगह फिर नए चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें। तो ये डाटा एनालिसिस से आप क्या करते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो जिसमें SPSS है और PLS है। अगर आप क्वान्टिटेटिव पे काम कर रहे हो, क्वालिटेटिव पे काम कर रहे हो, तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम जो है ना क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के लिए अमॉस है, एनवीवो है। ठीक है, क्वालिटेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फिर आप फैक्टर एनालिसिस करते हैं, स्टेम एनालिसिस करते हैं, वो एक अलग तरीका, जब एनालिसिस में हम जाएंगे वहाँ स्टडी करेंगे। और लास्ट में बेटा आपके पास रिकमेंडेशन या कंक्लूजन आता है कि आपने डाटा एनालिसिस की बेस पे जो कंक्लूजन निकाला कि ये पॉसिबल रीजंस हैं, ये मेरे सवाल में उठाए थे, इनमें से ये सवाल ठीक है और ये सवाल जो है इनके जवाब जो है वो सही नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जगह कोई और पॉसिबल रीजन हो सकता है। क्लियर है बात? यस सर। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है आपके रिसर्च पेपर। ठीक है, सो काइंडली नोट डाउन द असाइनमेंट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स जो हैं, 10 रिसर्च पेपर्स हर स्टूडेंट ने डाउनलोड करने हैं। कहां से डाउनलोड होंगे बेटा? गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर से आप पेपर्स को सर्च आउट करेंगे। मैं आपको एक शीट बना देता हूं यहां पे। बेटा क्या करेंगे आप लोग गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। गूगल स्कॉलर पे जाएंगे आप लोग, वहां से आप लोग क्या करेंगे, रिसर्च पेपर डाउनलोड करोगे। ठीक है, रिसर्च पेपर किसी भी टॉपिक पे, यानी कि रिलेटेड टू कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लें। ठीक है, आप जो है ना वो डीप लर्निंग पे कर लें, मशीन लर्निंग पे कर लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने रेलिवेंट, या आप लोग जो है वो लेट से हम AI एंड मैनेजमेंट, ठीक है, AI एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, AI एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरह के आपने क्या करना है, रिसर्च पेपर हर स्टूडेंट ने 10 रिसर्च पेपर जो है वो डाउनलोड करने और एक शीट बनानी है एक्सेल के अंदर। अब उस शीट में क्या होगा बेटा, कॉलम 1 जो है आपका, कॉलम 1, वहां में आप लोग लिखोगे नंबर, सीरियल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 2 10। ठीक है, यहां आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में आपके पास टाइटल आ जाएगा, टाइटल ऑफ द पेपर, कि रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है। थर्ड कॉलम में बेटा आपके पास आ जाएगा ऑथर्स, ऑथर्स नेम क्या है। ठीक है, फोर्थ कॉलम में आपके पास आ जाएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, किस साल वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में आपके पास आ जाएगा बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें कौन सा यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा यूज हुआ है। उससे नेक्स्ट कॉलम में आपके पास आ जाएगा मीडिएटिंग वेरिएबल, कौन सा इस्तेमाल हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उससे नेक्स्ट कॉलम में बेटा आपके पास आ जाएगा थ्योरी कौन सी इस्तेमाल की है उन्होंने, रिसर्च थ्योरी कौन सी इस्तेमाल हुई है। उससे नेक्स्ट कॉलम में बेटा आपके पास आएगा रिसर्च गैप या नोवेलिटी, ठीक है। और कोशिश करनी है बेटा आप लोगों ने रिसर्च पेपर एमरल्ड से डाउनलोड करने, कहां से करने हैं, एमरल्ड की डेटाबेस जो है, आप डायरेक्ट अगर एमरल्ड को ओपन करेंगे तो गूगल स्कॉलर पे ना भी जाएं, एमरल्ड पे जाएं, एमरल्ड से पेपर डाउनलोड करें। वहां पे फायदा क्या होगा, वहां पे ये जो अब्स्ट्रैक्ट है ना बेटा, ये आपको चीजें जो है वो अब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। वहां से अब्स्ट्रैक्ट से आपको ये तमाम चीजें जो है वो वहां पे आपको मिल जाएंगी, आपके रिसर्च गैप, डेटा, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च गैप आपने मेंशन करना है और फिर आपने यहाँ पे कंट्री ऑफ पब्लिकेशन कि ये जो रिसर्च है ये कहाँ हुई है, ठीक है, किस कंट्री में ये रिसर्च हुई है, ये आपने मेंशन करना है। तो ये आपने एक शीट बना लेनी है 10 पेपर्स की, ठीक है, जो आपको ये बता रही होगी कि आपका पेपर जो है उसका नंबर क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, किस साल पब्लिश हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हुए, मीडिएटिंग वेरिएबल कौन से हैं, मॉडरेटिंग कौन से हैं, थ्योरी कौन सी इस्तेमाल हुई, रिसर्च गैप क्या है और किस कंट्री में ये रिसर्च हुई है। क्लियर होगी बात। और लास्ट कॉलम में बेटा आपने मेंशन करना है फ्यूचर रिकमेंडेशन, उसके एंड पे दी होती हैं, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है लास्ट कॉलम में कि फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या है, इसने फ्यूचर में क्या बताया कि इस रिसर्च को कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये शीट आप लोगों ने बनानी है, हर बच्चे के पास ये शीट नेक्स्ट क्लास में होनी चाहिए, ठीक है। 10 रिसर्च पेपर आप लेंगे और ये शीट आप उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। तो ये शीट जब आप बिल्ड कर लेंगे बेटा तो आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है रिसर्च की आपको पता हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं।